नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। आजादी से पहले और आजादी के कुछ समय बाद तक देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की भूमिका सवालों में रही है। संघ के इतिहास उसके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर जोर और अल्पसंख्यकों के प्रति उसके रवैयों को लेकर सवाल उठते रहे। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। आरएसएस पर यह आरोप भी लगते रहे हैं कि उसके किसी सदस्य या नेता ने कभी देश की आजादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। इस सवाल ने आरएसएस को कई बार परेशान भी किया। अब वर्तमान में उसी आरएसएस का अनुषांगिक संगठन यानी बीजेपी देश की सत्ता पर काबिज है। लिहाजा जो सवाल आरएसएस से पूछे जाते थे उन्होंने भाजपा का पीछा भी नहीं छोड़ा। लेकिन भारतीय राजनीति में साल 2003 के बाद परिदृश्य धीरे धीरे बदलने लगा। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद की छवि को सीधे तौर पर सरदार पटेल से जोड़कर एक कठोर फैसला लेने वाले नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया। भाजपा ने सरदार पटेल और कांग्रेस के सबसे कद्दावर लीडर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच राजनीतिक मतभेदों की चर्चा को सार्वजनिक कर इतिहास को कुरेदना शुरू कर दिया, जिसका फायदा अप्रत्याशित रूप से भाजपा को मिलने भी लगा और कांग्रेस के हाथ से न सिर्फ सरदार पटेल निकलते दिखे बल्कि नेहरू की साख को भी भारी चोट पहुंची। ये पहला मौका था जब किसी कांग्रेसी लीडर को भाजपा ने अपना कहते हुए कांग्रेस को बैक फुट पर ला दिया, जिसकी फांस कांग्रेस को शायद अब भी चुभ रही है। तभी गुजरात के अहमदाबाद में अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस ने एक बार फिर से सरदार पटेल को आत्मसात करने का ऐलान कर दिया है। यानी लड़ाई अब सत्ता की होगी, जिसमें आमने सामने भाजपा और कांग्रेस होंगे, जबकि राजनीति के केंद्र बिंदु में सरदार पटेल रहेंगे। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल से। आज का मुद्दा है कांग्रेस को चाहिए सत्ता, पटेल बने तुरुप का पत्ता। तो गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस ने राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत पर भाजपा के दावों को खारिज किया। कांग्रेस ने सरदार पटेल को लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया, जिसमें बताया गया है कि पटेल की विचारधारा आरएसएस के विचारों के विपरीत थी। प्रस्ताव में पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच संबंधों पर भी खुलकर बात रखी गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा देश के दो नायकों को एक दूसरे के खिलाफ बताने का षड्यंत्र कर रही है, जिसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस के इस दावे के बाद भाजपा के कई नेताओं ने सियासी पलटवार भी किया है। आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन हम देख लेते हैं पहले एक हमारी खास रिपोर्ट। अहमदाबाद में सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर राहुल गांधी ने देश में बदलती राजनीति के संकेत दे दिए हैं। गुजरात में 64 साल बाद कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस लंबे समय बाद सरदार पटेल की राजनीतिक विरासत की लड़ाई लड़ती नजर आई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस पर कांग्रेस के नायकों पर कब्जा करने का आरोप लगाया। उन्होंने मंच से कहा कि गुजरात के गांधी और पटेल कांग्रेस से छीने गए महापुरुषों में शामिल हैं। कांग्रेस ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाने का ऐलान भी किया। हमारे महान नेता सरदार पटेल ने भारत के राजे रजवाड़ों का एकीकरण करके एक मजबूत राष्ट्र बनाया। इस साल 31 अक्टूबर को पूरे देश में हम उनकी 150वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाएंगे। गुजरात ने कांग्रेस पार्टी को हमारा ओरिजिनल नेतृत्व दिया और उस नेतृत्व ने हमें सोचने का तरीका, लड़ने का तरीका, जीने का तरीका दिया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि कांग्रेस हमेशा सरदार पटेल का अपमान करती रही है। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक अनिल पटेल ने बीजेपी पर कांग्रेस के नेताओं को एडॉप्ट करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी का खुद का कोई इतिहास नहीं है। कांग्रेस कभी भी ना तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्वीकार कर सकती, न कभी बाबा साहब अम्बेडकर को स्वीकार कर सकती, न नेताजी सुभाष चंद्र बोस को स्वीकार कर सकती। कांग्रेस जो है उन देशभक्तों का हर हमेशा अपमान करती रही है जिनने जीवन पूरा देश के लिए दिया है। असल में उनका इतिहास नहीं है, उनकी कोई स्वाधीनता संग्राम के सेनानी नहीं है
और जो देश में स्वाधीनता संग्राम सेनानी रहे हैं वो कांग्रेस के रहे हैं, तो वो छीनने का और चुराने का प्रयास करते हैं। दरअसल कांग्रेस की नजर अब गुजरात पर है, जहां पिछले 30 साल से बीजेपी का एक छत्र कब्जा है। कांग्रेस यहां हर चुनाव के बाद लगातार कमजोर होती जा रही है। कांग्रेस ने गुजरात में दलित, आदिवासी जैसे नेताओं को प्रमोट कर पैर जमाने की कोशिश की थी, लेकिन राज्य की आबादी में शामिल पटेलों को अपनी ओर वापस नहीं ला सकी। लिहाजा अब पार्टी नेताओं का मानना है कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल को वापस कांग्रेस अपने पास ले आती है तो 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी एक बार फिर गुजरात में कदम जमा सकती है। गुजरात में पटेल बिरादरी को अपने खेमे में लाने का फायदा कांग्रेस को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो कांग्रेस को चाहिए सत्ता, पटेल बने तुरुप का पत्ता। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है निशिकांत पांडे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता रायपुर से हैं, अमित शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भोपाल से हैं, विमलेंद्र राय जी हैं, जेडीयू नेता पटना से, राकेश हिरपरा जी हैं, आप महासचिव गुजरात से हैं, आरपी रंजन जी हैं, सपा प्रवक्ता लखनऊ से हैं, अजय त्रिपाठी जी के एडिटर हमारे साथ ही हैं। आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पहले अमित जी आपसे ही सीधा सा सवाल है, क्या नेहरू जी को ना कर दी? सरदार पटेल को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बात करती रही है, खैर इतने दिनों बाद आपको याद आए सरदार पटेल, यह तो गुजरात का मुद्दा रहा होगा, और साथ में ये सवाल है कि नेहरू जी को ना कर दिया क्या? अमित शर्मा जी। देखिए त्रिपाठी जी, ये आज का जो परिवेश चल रहा है, इस परिवेश में 2014 के बाद निश्चित तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया इस बात को प्रचारित करने, क्योंकि खुद का तो कोई इतिहास है नहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्वजों का, लोगों का, चाहे देश के लिए हो या इस देश की स्वतंत्रता के लिए हो, तो लोगों को चुराकर, लोगों की चुराई हुई बात को कहकर और लोगों को फूट डालो, शासन करो, अंग्रेजों की नीति का उन्होंने अनुसरण करा। इस बात को आगे चरितार्थ बीजेपी के रूप में चलता आ रहा है। अब क्या नेहरू हटा दिए गए? क्या अंबेडकर से नेहरू जी के क्या रिश्ते थे? क्या गांधी जी के नेहरू जी से क्या रिश्ते थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के क्या रिश्ते थे? नरम दल और गरम दल में क्यों क्या तनातनी थी? उस समय गरम दल के नेता कौन थे, नरम दल के नेता कौन थे, और चंद्रशेखर आजाद कौन थे? ये लड़ाई गांधी जी और चंद्रशेखर आजाद की, गांधी जी, नेहरू जी और अंबेडकर जी की, अंबेडकर जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये पता था कि इस बात को भारतीय जनता पार्टी कहेगी। मैं उन क्षणों को याद दिलाना चाहता हूं जो राजनीतिक क्षण नहीं है, ये अंतरंग और इस देश के उस पहलू पर क्षण है जिन क्षण पर महात्मा गांधी जी के साथ कई, देखिए आपने फोटो देखी होगी, एक तरफ नेहरू जी और एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आपने 1952 से अभी तक, फिलहाल कुछ दिनों तक गांधी जी और नेहरू जी पे वोट मांगा है, सरदार पटेल जी का नाम नहीं लिया है ढंग से। बहुत अच्छी आपने बात करी। देखिए आप किसी भी कांग्रेस के दफ्तर चले जाएंगे, न केवल देश में, मध्य प्रदेश से शुरुआत करें, मध्य प्रदेश से लेकर असम के कोने तक और इधर उत्तर से पूर्व तक और पूर्व से दक्षिण तक, अगर कहीं भी किसी कांग्रेस के दफ्तर में चले जाएंगे, और न कि कांग्रेस बल्कि अभी 14 के पहले तक सरकारी दफ्तर में भी चले जाएंगे, तो 3-4 लोगों की मूर्तियां लगी करती थी। पहली थी महात्मा गांधी की, दूसरी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की और बाबा साहब अंबेडकर की। इन मूर्तियों को हटाने का काम 2014 से किसने करा? जब पहली मूर्ति पर काम हुआ तो महात्मा गांधी जी को गोली मारकर और हत्या कर पर उस पर आरोप लगाने का किसने सत्य साबित करा था इस देश के अंदर? यही वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जब उन्होंने वीर सावरकर जी को गांधी की हत्या का दोषी माना था। ये कोई राजनीतिक शब्द नहीं है, ये इस इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। यही वो महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी थे। नेहरू जी ने कहा मेरा खाना नहीं पचता जब तक मेरी सरदार से इन 25-30 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं गया जब 12-15 घंटे साथ नहीं होते हो। उन अंतरंग पहलुओं को हम राजनीतिक विषय पर चर्चा कर, लेकिन आंतरिक विरोध भी रहा है, जबरदस्त आंतरिक विरोध भी रहा है, चाहे प्रथम राष्ट्रपति बनाने की बात रही हो, चाहे 1950 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात रही हो, पुरुषोत्तम दास टंडन को कौन लाए, वो कृपलानी जी को बनाना चाह रहे थे नेहरू जी, पुरुषोत्तम दास टंडन नेहरू जी के यहीं के थे रहने वाले, और आपके सरदार पटेल जी ने उनका नाम लिया, वो जीत गए। नेहरू जी ने उस विरोध में इस्तीफा भी दिया था। तो आपने 15 घंटे की बात कही कि एक साथ रहते थे, लेकिन अनबन की भी बात की।
राजगोपालाचारी को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे प्रथम, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी का नाम सरदार पटेल लेके आए और नेहरू जी हार गए उसमें चुनाव में। तो ये भी तो बताइए। त्रिपाठी जी, मैं उस दिन को याद करना चाहता हूं जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी और जयप्रकाश नारायण जी ने आरोप लगाया था कि इस हत्या के पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल है। मैं उस अंतरंग को भी याद दिलाना चाहता हूं जो शब्द आप कहना चाह रहे हैं। आरोप नहीं लगाया और था। अमित जी मैं ये कहा गया था कि गृह मंत्रालय रक्षा नहीं कर सका। इसी बात को त्रिपाठी जी, इसी बात को याद दिलाऊं कि मैं जयप्रकाश नारायण जी को इसीलिए आज याद करना चाहता हूं कि उन्होंने, जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से महात्मा गांधी की हत्या हुई है और एक पत्र जारी हुआ था। उसी क्षण पर एक दूसरा पत्र नेहरू का आया और उन्होंने कहा कि मेरा परम मित्र, परम सहपाठी, परम साथी, इस देश की अंग, इस देश का साहस और लोहा मानने वाला मेरा दोस्त ऐसा कृत्य नहीं कर सकता। मैं ऐसे कई आरोपों को खारिज करता हूं। ये नेहरू ने करा था। ये वही सरदार वल्लभ भाई पटेल थे कि जो जिस आरएसएस की बात आज आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग झंडा उठाकर पीछे की मूर्ति पर सिर्फ छुपने का काम कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल पर, जब वो जिंदा थे तो आरएसएस के कई लोगों ने, उन व्यक्तियों ने आरएसएस के लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब अंबेडकर पर भी टिप्पणियां की हैं। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और आरएसएस को एक बार नहीं, 2 बार प्रतिबंधित करने का काम अगर किसी ने करा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने करा। नेहरू जी ने नहीं करा। 2 बार करा। मैं उसका दूसरा क्षण भी याद दिला दूं। पहली बार जब तो करा ही था पत्र जाहिर करके, और उसके बाद एक पत्र के माध्यम से आरएसएस ने माफीनामा भेजा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि आज भी अगर मैं चाहूं, आज भी मेरी अगर सहमति है तो आज मैं दूसरी बार फिर कहूंगा कि आरएसएस पर प्रतिबंधित जारी हो। मैं इस पत्र का एक ही बार और प्रतिबंध हटाया भी था उन्हीं ने। देखिए, माफ करना, किसी भी दोषी को राजीव गांधी के छींचड़े उड़ा दिए गए, लेकिन सोनिया गांधी ने जब वो उनको दोषी ठहराने की अदालत में बात करी तो गांधी परिवार ने कहा कि हम माफ करते हैं। माफ करना बड़प्पन होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बड़प्पन था। लेकिन राजनीतिक विषय पे उन नेहरू को, गांधी जी को और इन लोगों को अगर आज हम राजनीतिक तोड़ने पर बात करेंगे तो ये न्यायोचित नहीं है। चलिए पांडे जी, मेरी आवाज आ रही है? मैं आ रहा हूं आपके पास। विमलन जी, राजन जी और राकेश जी, आ रहा हूं। पांडे जी, मेरी बात आ रही है आपके पास? निशिकांत पांडे जी, आ रही, आवाज आ रही है जी। पांडे जी, अब बात आई है, खैर गुजरात अधिवेशन में जो भी हुआ है आपके सामने हुआ हो, लेकिन यह बात भी सही है जो अमित जी कह रहे हैं कि आरएसएस पे प्रतिबंध लगाने का काम भी उन्होंने किया। फिर कई शर्तों के साथ उन्होंने ये कहा था आपके गोलवरकर जी को कि कई शर्तों के साथ आप संविधान से लेकर बहुत सारी चीजों को लेकर के आए, फिर हम देखेंगे। उसके बाद वो लेकर के गए, उन्होंने रिजेक्ट किया, फिर दूसरी बार लेकर के गए, हम सारे संविधान को मानेंगे, हम राष्ट्रीय झंडा का सम्मान करेंगे, आदि आदि। उसके बाद सरदार पटेल जी ने आरएसएस का प्रतिबंध भी हटाया था। इन स्थितियों में बात यह चल रही है, पटेल आपके, नेहरू जी आपके, लेकिन अब अधिवेशन जो गुजरात में हुआ है वहां पटेल जी को भी ले रहे हैं। और पटेल जी कांग्रेसी ही थे, ये आप भी जानते हैं, और पटेल जी को आप लोग आदर्श मान रहे हैं। त्रिपाठी जी, आपको और सभी प्रबुद्धजनों को संध्या जोहार जी। देखिए, पटेल जी को आप सिर्फ कांग्रेस से जोड़ के मत रखिए जी। राष्ट्र के प्रति समर्पण और शौर्य की प्रकाष्ठा करने वाले सरदार पटेल इस राष्ट्र के पुत्र थे, तो कांग्रेस पार्टी उन पे अपना बपोती तो पहली बात ना रखे। दूसरा विषय, कांग्रेसी तो थे पांडे जी, वो शर्मा जी बहुत अच्छी बात, पूरी तरह से कांग्रेसी थे वो। ठीक है, कांग्रेसी थे जी। मैं बोल रहा हूं कि पूरी तरह से कांग्रेसी थे, लेकिन राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण और जो शौर्य की प्रकाष्ठा थी वो हमको जन्म जन्म तक आगे प्रेरित करती रहती है और अभी भी करती है। तो इसमें कोई विषय नहीं, किसी भी पार्टी में कोई रहे, राष्ट्र के लिए किसी ने काम किया हो उसका सर झुका के सम्मान करते हैं। नेहरू जी का भी कर रहे हैं, शर्मा जी ने नेहरू जी का भी करेंगे यहाँ पे। तो इन्होंने, हाँ जी त्रिपाठी जी, मैं आऊं अपनी लाइन पे जी। वही तो मैं सवाल कर रहा हूं, नेहरू जी का भी सम्मान, राष्ट्र के प्रति समर्पण। हाँ, अभी कर रहा हूं, अभी करूंगा आने वाले समय में 2-3 मिनट में। जी।
जी देखिए, जिस प्रकार से अमित शर्मा जी ने बात रखी कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के कोई लोग आजादी के आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, अब इस बात का ना झूठ को इसको स्पष्ट करने की आवश्यकता है। लेकिन पहले मैं बात रख दूं कि देखिए, मंगल पांडे जी कांग्रेस के नहीं थे जी, झांसी की रानी भी कांग्रेस की नहीं थी, तात्या टोपे भी कांग्रेस के नहीं थे, कांग्रेस का जन्म तक नहीं हुआ था। लेकिन मेरा महत्वपूर्ण सवाल कुछ है, अमित शर्मा जी से बाद में इसका जवाब दें कि 1885 में बनी कांग्रेस क्या ये कहती है कि आंदोलन आजादी का 1885 से शुरू हुआ? दूसरा, क्या कांग्रेस पार्टी ये भी कहती है कि अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेज भी भारत के लिए लड़ाई लड़ रहे थे? क्योंकि 1910 तक दर्जनों ऐसे व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बने कांग्रेस पार्टी के जो ब्रिटिश सरकार में सेक्रेटरी हुआ करते थे और ये आजादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे। बताने की आवश्यकता है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन त्रिपाठी जहां बात करते हैं सरदार पटेल की, बाबा साहब अंबेडकर की, सीताराम केसरी जी की या राजेंद्र प्रसाद की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले मतलब राष्ट्रपति बने हमारे देश के जी, उनको भी याद नहीं करते ये लोग। उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों को जाने के लिए मना करने वाले चिट्ठी लिख रहे थे नेहरू जी। उनको आप सम्मान करने की बात करते हैं, हम नेहरू जी के इस चिट्ठी का विरोध करते हैं और ताउम्र करेंगे। बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने संविधान बनाया, संविधान बनाने के बाद उनको 1951-52 में इस्तीफा देना पड़ा, 52 में चुनाव हरवाने वाले नेहरू जी, खुद को नेहरू जी भारत रत्न दे सकते हैं, इंदिरा जी दे सकती है, राजीव जी को मिल सकता है भारत रत्न, बाबा साहब अंबेडकर को क्यों नहीं मिला? त्रिपाठी जी, क्योंकि वो उस डीएनए से नहीं आते थे, दलित विरोधी मानसिकता थी उनकी कांग्रेस पार्टी की, इस कारण बाबा साहब को भारत रत्न। अभी पटेल साहब पे बात हो रही है निशिकांत जी, अभी सरदार पटेल जी पे बात हो रही जी। नहीं, सरदार पटेल क्यों, ये भी तो कांग्रेसी थे। त्रिपाठी जी, बात होगी तो फिरोज को क्यों छोड़ देंगे आप? जिसके सरनेम के साथ राजनीति कर रहे हैं वो फिरोज कहां दफन है, उसकी भी तो चर्चा करनी पड़ेगी कि नहीं करेंगे आप चर्चा? नहीं, अभी तो सरदार पटेल पे बात अटकी है बीजेपी कांग्रेस की, इसलिए सरदार पटेल पे बात कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर और फिरोज पे इसके बाद बात कर लेंगे जी। और सरदार पटेल को 1991 में नरसिंह राव की सरकार में भारत रत्न दिया गया है। क्यों प्रश्न ये है त्रिपाठी जी, क्यों दिया गया 1991 में? आखिर ऐसी क्या? अच्छा, मैं आपके समक्ष एक बात कहता हूं कि सरदार पटेल को कांग्रेस ने बहुमत के साथ चुन लिया था, आखिर कहां से वीटो पावर लगा के नेहरू जी को बना दिया गया? ये सरदार पटेल का अपमान नहीं था क्या? अमित शर्मा जी इसका जवाब देंगे क्या? विषय ये है कि जो अपने परिवार, पांडे जी थोड़ा संक्षेप में, अभी और भी अतिथि हैं, सपा के भी हैं, जेडीयू के भी हैं और आप पार्टी से भी गुजरात से हैं, थोड़ा संक्षेप में आप अपनी बात पूरी रखें। संक्षेप में ही रख रहा हूं त्रिपाठी जी की गांधी परिवार के अलावा, नेहरू गांधी परिवार के अलावा कोई व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने कभी जीवन में तब तक सम्मान नहीं दिया जब तक उनको उनके साथ वोट बैंक की राजनीति नहीं दिखी। आपके बात से मैं सहमत हूं कि आरएसएस को सरदार पटेल जी ने बैन किया, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और आरएसएस का एक एक स्वयंसेवक उनका सम्मान क्यों करता है? क्योंकि राष्ट्र के प्रति उनका जो समर्पण था और जो पुरुषार्थ था। हैदराबाद अगर हमारे हाथ से निकल जाता त्रिपाठी जी, आप कल्पना करके देखिए, बिना हैदराबाद के भारत की स्थिति क्या होती? यह पुरुषार्थ होता था। इसलिए सरदार पटेल का सम्मान करते हैं। सरदार पटेल को आज ये इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि इनको गुजरात में खोई हुई जमीन वापस चाहिए। तो इतने वर्षों से क्यों नहीं सरदार पटेल का नाम ले रहे थे? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी क्यों नहीं बनाया आपने सरदार पटेल जी के नाम से? आज भव्यता के साथ उसका भी विरोध करते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अमित शर्मा जी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति जिसने राष्ट्र के लिए काम किया है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव सम्मानजनक व्यवस्था में रहती है। चलिए आरपी राजन साहब है हमारे साथ, सभा प्रवक्ता। राजन साहब, मेरी आवाज आ रही है? विमलन जी, आ रहा हूं आपके पास। राजन साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मिल रही। राजन साहब, यहाँ इस समय बात चल रही है। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मैं सुन रहा हूँ जी, लेकिन आपकी आवाज गूंज रही है। अब आ रही है? जी। यहाँ भाजपा और कांग्रेस के बीच सरदार पटेल जी
को लेके बात चल रही है। हमने उसका नाम भी दिया है, कांग्रेस को चाहिए सत्ता, पटेल बने तुरुप का पत्ता। अब आप भी पटेल जी को कुछ सम्मान दे करके राजनीति शुरू करेंगे या नहीं, या एमवाई फैक्टर में ही रहेंगे? देखिए त्रिपाठी जी, हम लोग तो सदैव महापुरुषों का सम्मान किए हैं। हमारी पार्टी समाजवादी आपकी माने आवाज रिवर्स, हमारी भी आवाज आ रही, जो आप बोल रहे हैं वो भी आ रही है, वो उसको ठीक कर लीजिए थोड़ा सा स्काइप को। जी, चूंकि सरदार पटेल जी देश के हैं और राष्ट्र के हैं, किसी दल के नहीं है। आज की देश में जो भी देश के महापुरुष हैं, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान है, वो देश की, समाज की और धरोहर है। हम लोग उनका सम्मान करते हैं, समाजवादी ने सदैव सम्मान किया है। लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो राजनीति कर कौन रहा है त्रिपाठी जी? राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि मैं तथ्यात्मक बात करूंगा, बहुत कम समय लूंगा, आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर उनके विचारों पर चलती मानती, संघ उनके विचारों पर चलता मानता, तो आदरणीय सरदार पटेल जी जो है संघ को बैन न करते। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भगवान तो गोडसे और माफीवीर हैं, जो देश के प्रथम आतंकवादी हैं, जिन्होंने राष्ट्रपिता की हत्या की थी। हत्या हुई थी और उसके बाद नाथूराम गोडसे जी का नाम आया था। नाथूराम गोडसे संघ से जुड़े थे, लेकिन उनका बयान था कि 1946 में हमने आरएसएस छोड़ दिया है, गोडसे ने बयान दिया था, तो उस कारण प्रतिबंध लगाया था, ना कि पटेल जी ने कोई और कारण से आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया था। लेकिन मान्यवर त्रिपाठी जी, आप ये बताएं, कोई कह दे कि मैंने वो संगठन छोड़ दिया तो क्या उसकी विचारधारा बदल जाती है क्या? उन्होंने तो थे तो उसी संगठन के, उसी के संगठन से गोडसे थे और देश के प्रथम आतंकवादी गोडसे, क्योंकि इनकी विचारधारा तो भारतीय जनता पार्टी की गोडसे है, गोडसे इनके भगवान है भारतीय जनता पार्टी के। तो गांधी के जो हत्यारा है वो तो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के पोषक हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी उनकी विचारधारा पे खड़ी है तो राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी करती क्या है? भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति के लिए सरदार पटेल जी का जो है सम्मान, देश के महापुरुषों का सम्मान दिखावे के लिए, जिनसे वोट की राजनीति जब करना होता है। राजन साहब, कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस ने अभी प्रस्ताव पारित किया है कि हम सरदार पटेल जी का नारा भी दिया उन्होंने। देखिए, कांग्रेस, सरदार पटेल जी तो कांग्रेस के संगठन में थे ही, और कांग्रेस के जो है प्रथम जो है देश के होम मिनिस्टर रहे, तो कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस की विचारधारा के पोषक थे। कांग्रेस उनकी विचारधारा पे खड़ी थी। ऐसा तो नहीं था कांग्रेस उनकी विचारधारा पे नहीं थी, तो कांग्रेस के साथ थे और कांग्रेस की विचारधारा पे उन्होंने बहुत कुछ देश को दिया है सरदार पटेल जी ने। तो जो देश के महापुरुष हैं वो देश के हैं, कोई कहे हमारे हैं, उनके इससे नहीं चलने वाला देश। अगर राजनीति करना है तो राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि संघ के लोग, जो लोग गांधी के हत्यारे थे, जिनको जो है सरदार पटेल ने जिस संघ को बैन कर दिया था, तो उनको तो मानने वाली भारतीय जनता पार्टी है जी। तो आज राजनीति तो लेकिन सरदार पटेल ने भी प्रतिबंध भी हटा दिया था, बैन भी किया था, हटा भी दिया था। लेकिन हाँ बिल्कुल, मैंने भी पढ़ा है कि जब माफीनामा गया, जब उन्होंने माफी मांगी, तब भी उन्होंने कहा, सरदार पटेल जी ने जब इधर से माफीनामा लिख करके जाता है, तब भी उन्होंने कहा मैं चाहूं तो बैन कर सकता हूं। माफीनामा नहीं गया था। देखिए राजन साहब, जो हमने पढ़ा है उसमें यह गया था, उन्होंने कई चीजें लिख के दी थी कि संविधान को मानो, जो हमारा तिरंगा है उसका सम्मान करो, ऐसी कुछ चीजें दी थी। और युवाओं को उनके माता पिता से अनुमति लेने के बाद संघ में आप जोड़ो, इस तरह की कई शर्तें थी जिसको उन्होंने दिया था। कुछ शर्तें मानी गई, कुछ नहीं मानी गई, उसके बाद बहाल कर दिया। संघ ने कहा था कि हम ये सारी चीजें मानेंगे, लेकिन आज संघ कर क्या रहा है? आज देश में वैमनस्यता फैलाने का काम संघ कर रहा है। देश में अब धार्मिक आधार पर जो है वैमनस्यता फैलाई जा रही है, सुख शांति और अमन चैन खराब किया जा रहा है संघ। तो क्या संघ मान रहा है क्या? तो कैसे जो है पटेल जी की विचारधारा पे खड़ी है भारतीय जनता पार्टी आज? ये तो पटेल जी की विचारधारा नहीं हो सकती ना, कि देश में वैमनस्यता फैलाई जाए, देश को धार्मिक आधार पर, धार्मिक उन्माद में झोंक दिया जाए, ये तो पटेल जी की विचारधारा नहीं है। तो हम कैसे मान लें पटेल जी का? कश्मीर को लेकर के नेहरू जी और पटेल जी में क्या अनुबंध थी ये आपको मालूम है। हैदराबाद को लेके क्या अनुबंध थी नेहरू जी और उनमें, ये आपको मालूम है।
न मालूम हो तो मैं बता दूं, उन चीजों में कश्मीर के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी, अरे शुरू से नारा रहा जनसंघ के समय, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, ये उनका शुरू से नारा रहा है। तो उस नारे पे कश्मीर को लेकर के वो सरदार पटेल को अपना मानते रहे हैं, उनके विचारों को मानते रहे हैं और उनके विचारों को ही मानकर एक जो सारे रियासतों का एकीकरण किया था वो भी भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का उत्पादक था। लेकिन त्रिपाठी जी, आज जो देश में हो रहा है वर्तमान हालात पे जो पटेल जी की जो विचारधारा है, जो विचार है, क्या उस पर संघ काम कर रहा है? क्या आज जो देश, मैंने कहा ना, धार्मिक आधार पे किस तरह धार्मिक उन्माद फैलाने का काम, देश का अमन चैन सुख चैन किस तरह से बर्बाद करने का काम, एक दूसरे से लड़ाने का काम आज इस तरह से हो रहा है, ये कौन कर रहा है? सत्ता संगठित लोग किस तरीके से कर रहे हैं, इस तरीके से जो है आप देखिए हमारे समाजवादी पार्टी साहब, ये तो खैर पांडे जी बताएंगे, पांडे जी बताएंगे कि कितने विचारधारा पे पटेल जी के चल रहे हैं। हम एक बार विमलेश जी के पास चलते हैं। राकेश जी आपके पास आ रहे हैं। गुजरात में आपने 3-4 सीटें जीती हैं, कांग्रेस को हरवा दिया है गुजरात में आपने। हाँ राजन जी आ रहा हूं। राकेश जी, कांग्रेस को हरवा दिया है आपने, ऐसा कांग्रेस के लोग कहना, मैं नहीं कह रहा हूं, बी पार्टी के रूप में। फिर आपने हरियाणा में भी बी पार्टी के रूप में कांग्रेस को हरा दिया, ऐसे अमित जी का आरोप होगा आगे चल करके। आपके पास आएंगे गुजरात में, आप सरदार पटेल को लेकर क्या करते हैं। लेकिन विमलेश जी, आपका अनुभव क्या कहता है? विमलेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपका अनुभव क्या कहता है सरदार पटेल जी को लेके, जो इस समय अभी गुजरात में जो अभी अधिवेशन हुआ है उसमें प्रस्ताव एक तरह से पारित किया गया है, आजादी के झंडा बरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार, यह भी नारा दिया है अमित जी लोगों ने। अब इन स्थितियों में यह लग रहा है कि भाई सरदार पटेल जी का मोदी जी ने 2003 से जबरदस्त नाम लिया है और जीरो टॉलरेंस की बात सरदार पटेल जी भी करते थे, मोदी जी भी कर रहे हैं। तो समानता कहीं ना कहीं एक तरह से ये है। ऐसे में कांग्रेस को लगा कि सरदार पटेल जी को ये अपना नेता मान करके पूरे देश में राज कर रहे हैं, वोट ले रहे हैं। अब ऐसे में सरदार पटेल जी को ही वो वापस छीनना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे आप विमलेश जी? करूंगा, ये जो डिबेट शुरू होती है 30 मिनट तो लग गए सिर्फ अपने टर्म आने में, थोड़ा सा इसको शॉर्ट किया जाए। जी जी, 2-2 मिनट 1-1 मिनट का जो है बाइक ले लिया जाए, उसके बाद स्टार्ट किया जाए। जी जी, दूसरे है, देखिए जो भी गुजरात में आज जो कांग्रेस कर रही है, एक चीज जो है वह स्पष्ट झलक रही है। वह झलक ये रही है कि कांग्रेस जो है वह अपनी, कांग्रेस ने आज तक क्या किया। अगर आप इतिहास को देखें, भारत के इतिहास में जी, तो नेहरू जी का एक बहुत ही महिमा मंडन हुआ शुरू से लेकर, और जब वो प्रधानमंत्री, स्वाभाविक है प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में वो चुने गए या लाए गए, तो उसके बाद से लेकर अब तक नेहरू जी का काफी ज्यादा महिमा मंडन हो रहा है और हुआ। लेकिन अब जब सत्ता पाने से वो काफी दूर है पिछले 10 साल, और अब तो तीसरा टर्म है मोदी जी का, तो ये 15 साल, तो सत्ता से इतने दूर रहने के बाद मुझे लगता है कि उनकी विचारधारा, कांग्रेस भी ये बात समझ रही है कि नेहरू जी के नाम पे तो अब वोट मुझे मिलना नहीं है, अब करें क्या? तो अब यही करें कि अब पटेल जी के नाम की चर्चा करें। क्योंकि देखिए एक बात तो है, आपने अभी कहा समानता, तो निश्चित रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की विचारधारा और आज जो एनडीए की विचारधारा है, निश्चित रूप से उसमें समानता रही है। अगर आप देखेंगे, जैसे ये लोग चर्चा करते हैं, आरएसएस की बात करते हैं, आरएसएस को बैन कर दिया गया था, उस समय की बात हो सकती है, लेकिन आज अगर देखें आरएसएस की विचारधारा अखंड भारत की विचारधारा है। हिंदू कुश पर्वत से लेकर जो है वह कन्याकुमारी तक 12 से 1 होगा, ये विचारधारा से वो चलते हैं। तो अगर आप उसको जरा सा सिमिलरिटी के साथ जोड़ें, तो अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो आज जो भारत हमारा एकीकृत भारत है, इसको अखंड भारत शब्द हम नहीं कहते, क्योंकि वो अखंड भारत तो आरएसएस के लोग कहते हैं और उनकी विचारधारा से वो चल रहे हैं। हम कहते हैं एकीकृत जो आज भारत का स्वरूप दिख रहा है, यह पूरी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की देन है। भारत में सबसे पहला जो सबसे ब्लंडर जो भारत, विमलेश जी, सरदार पटेल जी का देन है आप कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुली छूट दे रखी थी सरदार पटेल जी को, प्रधानमंत्री के पास सारे पावर होते हैं, उन्होंने छूट दे रखी थी, तब तो उन्होंने ये काम किया। सुनिए, नेहरू जी ने जो है वह खुली छूट अगर देते तो कश्मीर का मुद्दा धारा 370 लागू नहीं होता उस समय। धारा 370 जो बनाया गया, कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा अलग से दिया गया, उसके लिए पूरे
कॉन्स्टिट्यूशन में पीओके का मुद्दा नहीं होता, जिसको आज 5 अक्टूबर कश्मीर कहते हैं हम लोग। विमलेन जी कश्मीर के मुद्दे पे अगर सरदार पटेल और नेहरू जी का आपस में विवाद था, वो इस मुद्दे को लेकर था कि यूएन में नहीं लेके जाओ उसको। त्रिपाठी जी मैं कहता हूँ यही कि ब्लंडर क्या है, ब्लंडर यही है भारत का, यूएन में ले जाने का क्या प्रस्ताव क्या पटेल जी ने दिया था क्या? हाँ, उसमें विरोध था पटेल जी का कि यूएन में नहीं ले जाएंगे। वही मैं कह रहा हूँ ना कि उसको तो नेहरू जी लेके गए। आज जब नेहरू जी की बातें, सारी बातें निकल कर बाहर आ रही हैं, आज का यूथ, आज का युवा वर्ग जब नेहरू जी की पुरानी बातों को, उनके लिए गए इतिहास जो है वो अपने आप को इसी तरह कहलाता है। इतिहास में आपने विगत में आपके पुरखों ने क्या किया है, उसको आज तो भारत के लोग भुगत रहे हैं ना। कांग्रेस के लोगों ने सत्ता में, जितने साल कांग्रेस सत्ता में रही, उन्होंने जितने भी गलत निर्णय लिए, उसी का भुगतान आज भारत की जनता भुगत रही है। और इसीलिए पटेल जी को लोग ज्यादा याद करते हैं। कांग्रेस के लोग भी पटेल जी को क्यों याद कर रहे हैं? इसीलिए उनको भी ये लग रहा है कि नेहरू जी के नाम पर हम वोट मांग रहे थे इतने सालों से, और उन्हीं का सुनवा, उन्हीं का परिवार चला आ रहा है। नेहरू गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अब राहुल गांधी, तो ये कुनवा चला आ रहा है। अब भारत की जनता ये स्पष्ट देख चुकी है कि ये कुनवा भारत को संभालने की स्थिति में नहीं है। एक परिवार जो पूरा चला आ रहा है, यह भारत को संभालने की स्थिति में नहीं है। इसलिए पटेल जी पहले संविधान को लेकर अम्बेडकर की बात हुई कांग्रेस में, क्या ऐसा उनको लगा, ये खैर अमित जी से सवाल होगा, कि अम्बेडकर जी के नाम पे अब राजनीति खासकर गुजरात में नहीं होगी, तो अब सरदार पटेल को झंडा बरदार बता रहे हैं? देखिए, अम्बेडकर जी के नाम पे राजनीति नहीं, अम्बेडकर जी को तो सभी का सम्मान है, लेकिन अभी आप देखें कि पटेल जी की चर्चा जहां तक होती है, कांग्रेस तो पटेल जी को जितना अपमानित करना था उतना किया ही, अम्बेडकर जी को भी अपमानित किया। वहां तो वन मैन शो था कांग्रेस में। नेहरू जी अपनी बातें ये अभी कर रहे हैं, 15-15 घंटे बातें होती थी नेहरू जी और पटेल जी। ऐसा नहीं है। सरदार पटेल जी ने नेहरू जी को आभास, विमलेन जी आप सवाल सुन लीजिए, आपने कहा आभास कराया था इस चीज को कि भाई आपकी जो इच्छा है वो कांग्रेस उसका अक्षर से पालन करेगी, ऐसा नहीं है। देखिए, राजेंद्र प्रसाद जी पटेल जी की पसंद थे, पुरुषोत्तम दास टंडन 1950 में अध्यक्ष बने, पटेल जी की पसंद थे। वो चाह रहे थे कृपलानी जी को 50 में, वो चाह रहे थे राजगोपालाचारी जी को नेहरू जी। तो आप कह रहे वन मैन शो नहीं है, सरदार पटेल जी के कहने पे प्रथम राष्ट्रपति बने, अध्यक्ष बने, नेहरू जी ने इस्तीफा दिया था उसके आगे इसमें। फिर देखिए, वही बातें मैं कहना चाह रहा हूँ त्रिपाठी जी, उस समय के भारत के परिदृश्य अलग थी जी। उस समय जो थे, लेकिन नेहरू जी की डोमिनेंसी तो चलती थी ना, वो प्रधानमंत्री थे, तो स्वाभाविक है जो प्रधानमंत्री रहेगा उनकी डोमिनेंसी चलेगी। लोकतंत्र में जितने मुखर होके बातें रखनी चाहिए, पटेल जी ने उतनी बातें मुखर होके रखी, लेकिन उनके बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनकी नहीं चलती थी जी। या नहीं चलाया गया, जिसका भुगतान आज भारत भुगत रहा है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आज राष्ट्र की जो स्थिति है, जो इतिहास विगत में है, उसको देखते हुए तो ये देखा ही जा रहा है। कांग्रेस को पटेल जी की याद कैसे आ गई? तभी तब जबकि उन्होंने नेहरू जी को तिरंगावली देने का सोच लिया है। गुजरात में 30 साल से सत्ता में नहीं है, केंद्र में 15 साल के लिए सत्ता से बाहर है। आगे आने वाले विमलेन जी अपनी बात संक्षेप में, अभी हमारे पास 3 अतिथि और हैं। आपने जो हेडिंग दिया है वो हेडिंग है, कांग्रेस को जो है वह सत्ता चाहिए, इसीलिए उनको अब नेहरू जी की बातों से वोट नहीं मिलने वाला। हमने सवाल ही अमित जी से किया है कि नेहरू जी को ना कर रहे क्या आप? सवाल ही शुरुआत की थी। कांग्रेस ना करी, नेहरू जी को ना करने का समय उनका आ ही गया है, क्योंकि जितना वो नेहरू जी को याद करेंगे उतनी। विमलेन जी, आपकी और निशिकांत पांडे जी ने जो भी कहा है उसका उत्तर अमित जी से ले। एक बार राकेश जी के पास चलते हैं। राकेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? राकेश जी मेरी आवाज आ रही है? राकेश जी मेरी आवाज आ रही? आपकी आवाज मुझे आ रही है, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी जी जी। राकेश जी, सरदार पटेल जी कांग्रेस के कि बीजेपी की? आप गुजरात में हैं, आप किसको मानते हैं? आपके हैं कि इनके हैं, अमित जी के कि निशिकांत जी के? राकेश जी, राकेश जी, तकनीकी कारणों से हमारा आपका संपर्क नहीं हो पा रहा लगता जी।
हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, सरदार पटेल जी जो है वो भारत के हैं, सरदार पटेल जी जो है वो किसानों के हैं जी। आजादी के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जिन्होंने अपना योगदान दिया, वे सभी महापुरुष जो है वो भारत के हैं जी। हो सकता है कि उनकी विचारधारा है या उनका जुड़ाव किसी पार्टी के साथ, किसी संस्था के साथ रहा हो, लेकिन उन सब ने मिलकर भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत की उन्नति के लिए काम किया था। हम सब जानते हैं कि जब महात्मा गांधी जी के पास सबसे पहली मंत्रिमंडल की सूची गई तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि जो पहला मंत्रिमंडल हो वो कांग्रेस का मंत्रिमंडल हो ऐसा नहीं लगना चाहिए, वो भारत का मंत्रिमंडल हो वैसा लगना चाहिए। तो जो वो सारे महापुरुष है वो भारत के महापुरुष थे। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बात कर रहे थे सरदार पटेल के नाम पर, अच्छी बात उनके मुंह से सुन के लगती है कि वो सरदार पटेल की इतनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मुझे उनसे पूछना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरदार के नक्शे कदम पर, सरदार के विचारों पे कब चली है? यहाँ पे सरदार पटेल के नाम पर जो स्टेडियम था, क्रिकेट का इंटरनेशनल स्टेडियम, उनका नाम बदलकर इन्होंने नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल स्टेडियम कर दिया। सरदार पटेल के नाम पर जो एयरपोर्ट था अहमदाबाद में, उनका नाम बदलकर इन्होंने अदानी के नाम पर कर दिया। ये किस मुंह से सरदार की बात कर रहे? मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से एक ही शब्द कहना चाहता हूं, अगर वो सरदार पटेल को इतना लाइव इस चैनल पे बोल दे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो नरेंद्र मोदी से 1000 गुना अच्छे और 1000 गुना देशभक्त व्यक्ति थे, वो इतना एक लाइन बोल दे, हम मान लेंगे कि इनकी प्रतिबद्धता सरदार के प्रति है, नरेंद्र मोदी के प्रति नहीं है। एक बार बोलकर तो दिखा दे। चलिए, मैं इनको चुनौती देता हूं, एक बार बोल के दिखा दे कि सरदार पटेल नरेंद्र मोदी से ज्यादा महान थे, बोलकर दिखा दे। चलिए, ये आप उन पर सवाल डाल रहे हैं। अब आप बताइए कि जो कांग्रेस अभी सरदार पटेल अभी अधिवेशन में की है, आप गुजरात से ही हैं, वहीं से हैं, उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, कोई भी पार्टी हो, अगर वो बात करती है कि वो किसी महापुरुष नक्शे कदम पर, किसी महापुरुष के कदमों पर चलेगी तो अच्छी बात है, आवकारदायक बात है, उसमें कोई विवाद वाली बात नहीं है। लेकिन जो अगर कहते हैं कि हम सरदार के इशारों पे चलते हैं, हम सरदार का ये करते हैं, हम सरदार का वो करते हैं, जब उनके एक्शंस पे अगर सवाल उत्पन्न हो जाए तब कहें की बात है। अदरवाइज हर एक पार्टी को अपराधी आ रहे वो जी। चलिए, हम भगत सिंह के इशारों पे चलते हैं, भगत सिंह के नए कदम पे, बाबा साहब के विचारों के पे चलते हैं, हम सरदार पटेल के विचारों पे चलते हैं। अच्छी बात है, अगर कोई पार्टी संकल्प लेती है तो अच्छी बात है, आवकारदायक है। चले, राकेश जी आपकी बात आ गई। अजय जी आपकी एक टिप्पणी, उसके बाद फिर अमित जी से बहुत सारे सवाल होने। जी देखिए, बिल्कुल साफ दिखाई पड़ा कि देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि सरदार पटेल कांग्रेसी थे, कांग्रेस के थे, लेकिन देश के तो सभी थे। नेहरू जी भी देश के थे, इंदिरा जी, वो जितने भी उस समय लोग थे सभी देश के ही थे। यहाँ तक कि हम तो ये कहेंगे बाकी जो पाकिस्तान चले गए लड़ने झगड़ने वाले वो सब भी देश के थे उस समय, तो सबने आज़ादी की लड़ाई में जैसे भी लड़े थे। मुद्दा ये है कि कांग्रेस ने जिस तरह से बैकअप किया है सरदार पटेल को, अब जाके याद किया, वो तमाम सवाल खड़े करता, उसी मुद्दे पे सब जगह बहस हो रही है। और बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में, आपने देखा हो पिछले लगभग एक दशक में, सरदार पटेल और अंबेडकर, इन दो को धीरे धीरे इनकी जयंती मनाना, इनके उपक्रम करना, इनके काम करना, इनके स्मारक बनाना, बीजेपी ने धीरे धीरे ये जनता के मन में बैठा दिया कि कांग्रेस ने इन लोगों की अपेक्षा की है। और उसीलिए आज सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस स्वाभाविक रूप से, कांग्रेस के अपने नेता हैं, वो उनके वैचारिकता वाले हैं, तो उनके लिए पूज्य हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से इतने दिनों तक अलग रखा, कांग्रेस ने जिस तरह से वोट बैंक के लिए तमाम किया, इसलिए कांग्रेस पर सवाल खड़े होंगे। और ये सवाल का जवाब कांग्रेस को बहुत गंभीरता के साथ, बहुत समझ के साथ देना पड़ेगा, नहीं तो ये सवाल सियासत में बहुत दिक्कत देगा कांग्रेस को। चलिए अमित जी, बहुत दिक्कत देगा। बहुत सारे बिमलोन जी ने भी सवाल खड़े किए, निशिकांत जी आ रहे। अमित जी लंबा नहीं, बहुत संक्षेप में, अभी सबके पास जाना है, बहुत कम समय। पहले बिमलेन जी राय साहब जो बात कर रहे थे, उनके नेता जो नीतीश जी हैं, जब राष्ट्रगान चलता है तो वो अपने अधिकार मत जाइए, मजाक करते हैं, तो वो राष्ट्रभक्ति की बात करेंगे, पाठ अभी सरदार पटेल तो जिनके खुद की पार्टी से कोई नहीं है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, तो वो टिप्पणी ना दें। अब आ जाए पांडे जी की बात पर। तो पांडे जी ने कहा, इसमें कोई दो मत नहीं है कि सरदार पटेल जी, नेहरू जी, अंबेडकर जी, तमाम देश के जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जब देश अंग्रेजों के हाथों में गुलाम था तो हमारे लोगों ने, इस देश के लोगों ने उनसे लड़ाई लड़ी, ना कि उनसे समझौता करा। समझौता करने का काम
आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के उस समय के लोग थे, ये प्रमाण है। अब मेरे जनसंघ नहीं थी साहब, अब मेरे विद्वान साथी जनसंघ नहीं थी उस समय। आरएसएस जी, आरएसएस के जो लोग थे जी, अब मेरे विद्वान साथी बता रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि एक पत्र लिखकर, मैं लाखों लोग देख रहे हैं देश से आप लोगों ने जोड़ रखा है जी, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं और मैं राजनीति छोड़ दूंगा, अगर नेहरू जी के द्वारा लिखा हुआ वो पत्र कि सरदार पटेल 15 दिसंबर 1950 को जब उनका देहांत हुआ था कि नेहरू जी ने पत्र लिखकर मंत्रिमंडल और तमाम लोगों को यह कहा था कि सरदार पटेल की अंत्येष्टि में मत जाइए, ये पत्र अगर लिख दें तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। भ्रामक प्रचार है, झूठा प्रचार है, इस बात का कोई पत्र जारी नहीं हुआ और अगर यह पत्र है तो भेज दे कांग्रेस के दफ्तर में। दूसरी बात, नेहरू जी, चूंकि नेहरू जी को उस समय बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना था, जैसे ही खबर आई तो नेहरू जी ने अपने पर्सनल सेक्रेटरी को बुलाया कि मेरा साथी, मेरा मित्र का देहांत हो गया है, किसी कारण से मैं नहीं रुकूंगा, और नेहरू जी उस अंत्येष्टि में शामिल हुए थे। इस बात को मेरे साथी को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इतिहास जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनमें यह है कि उन्होंने मना किया था, लेकिन जब सब लोग पहुंच गए तो खुद भी उठ गए। उस पुस्तक दूसरा एक सवाल और है, कश्मीर के मुद्दे पे जब सरदार पटेल जी नहीं माने तो मेनन साहब हो, माने उनका गृह विभाग के जितने अधिकारी थे वो सबको बदल दिया था नेहरू जी ने। देखिए, अगर कोई भी देश के आज वर्तमान में प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, तो मोदी जी जो आज निर्णय ले रहे हैं किसानों के, अगर मान लीजिए किसान आंदोलित कर रहे हैं, नोटबंदी है, तमाम चीजें हैं, तो ये कहीं ना कहीं मोदी जी पर जाएगा। तो ये अगर मोदी जी इस देश के देश विरोधी हैं, ये अगर इतिहास में कल कहा जाएगा तो देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता। नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, वो भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से नहीं बने थे, इस देश की जनता ने बनाया था, उनका बलिदान था, उनके लोगों का बलिदान था, उनके परिवार का बलिदान था, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिक्कत होती है। आखिरी बात, त्रिपाठी जी, जैसा वो उसका जवाब आपने दे दिया था, भारत रत्न की बात करके आ रहे थे, पांडे जी अपडेट नहीं है, तो भारत रत्न की बात किसने करी? बात भी करी भारत रत्न कांग्रेस ने भी दिया। आज जब संसद के अंदर देश के गृह मंत्री ने बाबा साहब अंबेडकर का मजाक उड़ाने का काम करा, तो यही विमलेन जी की पार्टी के लोगों, भारतीय जनता पार्टी के लोग, बाबा साहब का जब संसद में मजाक उड़ाया जा रहा था शब्दों से, जब उसके बाद कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों ने मिलकर इस बात का आवाज उठाई, देश में आंदोलन करे कि बाबा साहब का अपमान ये हिंदुस्तान नहीं सहेगा। जब कहां थी विमलेन जी के पार्टी के सांसद? जब बीजेपी के सांसद क्यों नहीं खड़े हुए? राजनीति करना है, उस राजनीति के आड़ में काम, अगर किसी को प्रचार करना है तो इन्हें गांधी भी याद आएंगे बिना चश्मे के, इन्हें अंबेडकर भी याद आएंगे, और यही वो हमें गर्व है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे नेता थे, है और आगे चलिए अभी आ गए। विमलेन जी बीच में बोलेंगे, आवाज नहीं आ पाएगी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप अपनी बात रखिए। निशिकांत जी मैं आपके पास आ रहा हूं। विमलेन जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, संक्षेप में बोलिए विमलेन जी। मैं संक्षेप में ही कर रहा हूं, मुंह में राम बगल में चूड़ी। कांग्रेस की अभी हालत यही है, सरदार पटेल जी की बातें तो निश्चित रूप से ये करेंगे और काम जो है वह काम नहीं करेंगे उस हिसाब से, उस विचारधारा के हिसाब से उनका काम नहीं है। और दूसरा ये बार आपकी विदाई होने वाली है, देश की चिंता छोड़ दीजिए, आप बिहार में काम कर लीजिए। कांग्रेस के लोगों ने किया, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, पहले बिहार संभाल लीजिए, देश मत देखिए, कभी सपने नहीं हो पाएंगे। अमित जी आप कह रहे हैं, उन्होंने सुना, ये ब्राह्मणवादी विचारधारा के कांग्रेस के जो लोग हैं, इन्होंने तो कांग्रेस अम्बेडकर जी को अछूती माना, शब्दित माना, इतना अपमानित किया। कैबिनेट में भी जो है वह कितनी बार जो है वह चर्चा हुई, कैबिनेट से हटाने की भी बातें हुई। आप देखिए भाई, अंबेडकर जी को मंत्री भी कांग्रेस ने ही बनाया था, बनाया भी, हटाया भी ना, हटाया नहीं था, उन्होंने इस्तीफा दिया। बात कर रहे हैं, इस्तीफा दिया, इस्तीफा लिया गया, इस्तीफा दिया नहीं। आप मौजूद थे उस समय? नहीं, आप मौजूद थे, साथ में थे आप, डॉक्यूमेंटेशन है। अरे आप मौजूद थे उस समय? सदन में जो है बहुत सारे दस्तावेज निकल रहे हैं। अब आपके सांसद सदन में कहां थे जब अंबेडकर जी को गाली दे रहे थे अमित शाह जी? जब अमित शाह जी अमित जी आप शब्द कह रहे थे, कहाँ थे? बाकी जो लोग हैं, आपने देखिए, आपने चैनल पर बैठ के ब्राह्मणों के नाम पर कैसे आपने
जाति सूचक शब्द कहे आपने अपमानजनक बात क्यों करी ब्राह्मणों के लिए? ब्राह्मण अभी तो आपके नेहरू, अभी आपके राहुल गांधी जी ने तो कहा कि अरे आपने कैसे आपने अब शब्द कहे किसी जाति के लिए? आप होते कौन है किसी जाति के लिए बात करने वाले? आप सब्जेक्ट पर बात करिए, किसी जाति पर बात करने की आवश्यकता नहीं है। इस देश में स्वतंत्रता में आपके खिलाफ FIR दर्ज करा दूंगा। चले अम्बेडकर के नाम पर अम्बेडकर जी को हमेशा आपके लोगों ने गालियां दी है, अपमान करा है, और आज आप इस चैनल पर बैठ के सीख पढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज जो है वो विमलेश जी आपकी बात आ गई। विमलेश जी अभी और है हमें विमलेश जी प्लीज। निशिकांत जी आप अपनी क्या निशिकांत जी आपको आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है। निशिकांत जी राकेश जी का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक मिनट सवाल है निशिकांत जी, राकेश जी का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उन्होंने बहुत बड़ी बात उठाई है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे जो स्टेडियम था मोदी स्टेडियम हो गया। किसानों की बात उन्होंने कही है। ये बात भी थोड़ी सही है कि सौराष्ट्र में जो किसानों के अभी मैंने अध्ययन किया स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। निशिकांत जी। त्रिपाठी जी, हमारे जो आम आदमी पार्टी के राकेश जी हैं, उन्होंने सवाल उठाया कि सरदार पटेल मोदी जी से ऊपर हैं जी। इसमें कोई किंतु परंतु किसी को नहीं होना चाहिए। सरदार पटेल राष्ट्र पुरुष थे, हैं और सदैव रहेंगे। लेकिन आप ये इस बात को ज्ञान दे रहे हैं, महात्मा गांधी का फोटो निकाल के फेंक दिए आप ये यहां ज्ञान दे रहे हैं, मत दीजिए ज्ञान। अब दूसरी बात, हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि भाजपा के आशीर्वाद से नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे। नहीं, भाजपा के आशीर्वाद से नहीं बने थे, माउंटबेटन और ब्रिटिश गवर्नमेंट के आशीर्वाद से। और 1946 में प्रधानमंत्री बने थे अंतरिम सरकार के नेहरू जी। और किसके नाम की शपथ ली थी? विक्टोरिया के नाम की शपथ ली थी, यूनियन जैक के झंडे के नीचे ली थी। अमित शर्मा जी इतिहास का कुछ जानकारी तो रखता नहीं है, आप आके यहाँ पे ज्ञान वर्धन करते हैं लोगों का। अपना इतिहास तो पढ़ लिया करो। अंग्रेजों का शासन था, अंतरिम उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया था अंग्रेजों ने। उनका जो संविधान था उसके अनुसार उन्होंने शपथ ली। भाई स्वतंत्र तो हुआ नहीं था तब तक। आपकी तरह सरकारें गिराकर नहीं बने थे। अरे तो सुनिए मुझे, मैं ना धैर्य से सुन रहा था सभी को। अमित शर्मा जी इस तरह का जिहाद करना ठीक नहीं है। अभी देखिए कुछ बातें जी बोलिए पंडित। अभी हमारे सपा के प्रवक्ता हमारे कह रहे थे जी, कह रहे थे कि भारत के राष्ट्र पुरुष हैं, भारत के प्रति समर्पण भाव, भारत माता डायन है, सपाई था एक थे। अंबेडकर भूमाफिया है, सपाई था एक थे। और वो सपा के प्रवक्ता यहां बैठ के राष्ट्र के प्रति चिंतन कर रहे हैं। ये है ना कमाल। ये है मोदी जी के आने के बाद बदलता हुआ भारत और बदलते हुए सपाई कांग्रेसी। हमारे अमित शर्मा जी ने कहा कि राजीव जी के हत्यारे जी को सोनिया जी ने माफी दे दी। सोनिया जी होती कौन थी माफी देने वाली? देश के प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी, आप कैसे माफी दे सकते थे? यही तो विषय है अमित शर्मा जी। देश के प्रधानमंत्री के हत्यारे को माफी देने का अधिकार किसके पास है? प्रधानमंत्री थे ना, राजीव जी पूर्व प्रधानमंत्री थे। अरे देश के प्रधानमंत्री थे कि नहीं जी? और तो देश के प्रधानमंत्री हुए ना वो। उनकी हत्यारों को माफी देने वाली सोनिया गांधी कौन होती है? देश का प्रधानमंत्री की हत्या करने वाले को। दूसरा मुझे त्रिपाठी जी कंप्लीट करने दीजिए। देखिए आप पहले पानी पियो, पहले आप थोड़ा शांत रहिए। अमित जी थोड़ा समय कम है, पहले आपको पिलाता हूं, बिल्कुल पहले आपको पिलाता हूं जी। पहले अतिथि देवो भव, मैं आपको पिलाता हूं, उसके बाद पी लूंगा। मुझे त्रिपाठी जी ने पिला दिया, आप पहले पानी पियो। अभी जानकारी लो कि मैंने ये नहीं कहा कि माफी दे दी। सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा, प्लीज फांसी दी। डोंट बिहेव लाइक राहुल गांधी, प्लीज डोंट बिहेव लाइक राहुल गांधी, प्लीज। देखिए मत लिसन टू मी, परेशान मत हो, पहले आप पानी। दिस इज माय टर्म। चलिए पांडे जी अपनी बात रखें, समय कम है, किसी की बात नहीं आ पाएगी। अमित जी प्लीज जी संक्षेप में पांडे जी। जैसे जिस प्रकार से सरदार पटेल की इच्छा थी और संकल्प था, उसी संकल्प के हिसाब से तो हम बात कर रहे हैं। 370 हटाया, कश्मीर में 2 निशान 2 विधान कैसे चलता था, किसके कारण चलता था, वो देश की जनता को बताना पड़ेगा क्या हमको? वाल्मीकि समाज, जिस दलित की बात आज राहुल गांधी कर रहे हैं, वाल्मीकि समाज आज तक वहां
आरक्षण से क्यों वो था, क्या कारण था, क्यों आपने वहां उसकी बात नहीं की? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दलितों का आरक्षण नहीं मिलता, क्यों नहीं बात करती कांग्रेस पार्टी और सपा की पार्टी? अरे ये है दलित शोषित पीड़ित हमारे जो नेता हैं खड़गे जी, वो दलित समाज से ही आते हैं। अमित जी प्लीज थोड़ा पांडे जी का। सीताराम कैसे दलित नहीं थे जी? सीताराम कैसे दलित नहीं थे? उन सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद करके आने वाले लोग आज बात करते हैं। विषय यह है त्रिपाठी जी, देखिए आज पटेल जी को याद करना स्वाभाविक है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि गुजरात में उनको लगता है कि देखिए जब तक जीवित थे, चाहे पटेल जी हो, अंबेडकर जी हो, राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे कोई भी हो, कभी सम्मान नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन उनके जाने के इतने दशक बाद अगर कांग्रेस पार्टी सरदार पटेल को याद करती है तो मैं एक ही बात कहूंगा, पटेल जी ये अपने दादा फिरोज को याद ना करें। अगर वोट बैंक की बात ना हो तो सरदार पटेल को याद कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कुछ बात है। चलिए वैसे पांडे जी, जो मैंने पढ़ा है सीताराम केसरी दलित नहीं, वो वैश्य थे, ऐसा मैंने पढ़ा है। बाकी हो सकता है आप सही हो। जी राजन साहब थोड़ा सा अपडेट होकर के बैठा करें कि आ गए सरदार पटेल के जो है विचार, सरदार पटेल को मानने वाली बात कि आ गए हिंदू मुस्लिम करने पर ये शुरू हो गए। जरा अपडेट होकर बैठा करो, भाषाई रूप से ठीक से बात किया करें, नहीं तो फिर 2 मिनट लगेगा। भाषाई रूप से ठीक से बात किया करें। आप अपनी बात कहें राजन जी। देश का होम मिनिस्टर सदन में बैठ करके देश के महापुरुष अम्बेडकर जी का अपमान करता है, देश के महापुरुषों का अपमान करता है, भारतीय जनता पार्टी मुझे जो है साफ सुन जाता है, नहीं बोलता है, और यहाँ हमारे समाजवादी पार्टी को ज्ञान देने की बात कर रहे हैं। अपडेट होकर बैठा करिए और भाषाई रूप से सही से बात करिएगा, सही करिएगा, नहीं तो समाजवादियों को याद जान लीजिए देश के महापुरुषों की जो विचारधारा है। प्लीज राजन जी अपने संयमित भाषा का उपयोग करिए। एक मिनट पांडे जी, राजन जी संयमित भाषा का उपयोग करके अपनी बात रखें पटेल जी को लेके। आप बोल रहे थे, मैं बोला नहीं। धमकी दे रहे त्रिपाठी जी आपके बीच में, आपके समझ धमकी दे रहे हैं। 2 मिनट लगेगा। क्या चाहता है ये सफाई नेता? चाहता क्या है राजन जी? सफाई नेता चाहता क्या है? 2 मिनट में क्या कर लेगा? एक रूप से तमीज से बात करिएगा। क्या कर लेगा 2 मिनट में? सदन में अरे कायदे में रहे, चल हवा दे भाई। अरे व्यक्तिगत मत जाइए राजन जी, व्यक्तिगत मत जाइए। आप सरदार पटेल जी पे बात करने जा रहे थे। मैं तो सरदार पटेल जी की कौन सी विचारधारा? सरदार पटेल जी की विचारधारा तो जो थी उस विचारधारा क्या है? सरदार पटेल जी की विचारधारा समता और समानता की विचारधारा थी। आप संघ के लोग मस्जिदों में जाकर के झंडा फहरा रहे, दूसरे के धर्मों में जाकर के अपमानित करने का काम कर रहे हैं, ये सरदार पटेल जी की विचारधारा है। उसका सत्ता संरक्षित लोग अपराध को बढ़ावा देने का काम करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। ये सरदार जी के पटेल जी की विचारधारा काम करें चले। गुजरात में स्टेडियम का नाम सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। नरेंद्र मोदी सरदार पटेल से लेकिन राजन जी इस पर कोई जवाब नहीं आएगा। राजन जी, पुरुषोत्तम दास टंडन का सरदार पटेल जी ने समर्थन किया था, और पुरुषोत्तम दास टंडन आप पता कर लीजिएगा प्रयागराज में वो हिंदूवादी, कट्टर हिंदूवादी नेता की उनकी छवि थी पुरुषोत्तम दास टंडन का, और सरदार पटेल जी ने उनका समर्थन करके उनको अध्यक्ष बनवाया था। आप इलाहाबाद में पता कर लीजिएगा। आदरणीय त्रिपाठी जी, कट्टर हिंदू होने का मतलब नहीं होता किसी के धर्म पे जाकर के अपमानित करिए, किसी को गाली दीजिएगा। सरदार पटेल जी की क्या विचारधारा थी कि जो लोग इस तरह किसी को अपमानित करने का काम करें, धार्मिक आधार पर उन्माद फैलाने का काम करें, देश की एकता और अखंडता को बर्बाद करने का काम करें, क्या ये विचारधारा तो नहीं रही ना सरदार पटेल जी की? मेरे को ये सवाल है। चले बहुत संक्षेप में 1 मिनट में बिमलन जी इस प्रोग्राम को समाप्त कर रहा हूं। जो वर्तमान राजनीति है उसमें वाकई में सरदार पटेल हो, कोई भी हो, महान पुरुष हो, वो सबके हैं। अब उनको राजनीति में लाना कितना उचित है बिमलन जी? नहीं, राजनीति में तो कांग्रेस लाएगी। मैंने अभी कहा कि ये बात पटेल जी की निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन भाई कांग्रेस भी लाई, भाजपा भी लाई सरदार पटेल जी को। भाजपा, देखिए भाजपा तो जब से भाजपा है, आरएसएस के बाद से भाजपा जनसंघ के समय से ही सरदार पटेल जी के बारे में चर्चा क्या, उनके कर्म जो है वह सरदार पटेल के हिसाब से, उनकी जो विचारधारा है उनके हिसाब से इस देश में वो कार्य कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अलग अलग है। लेकिन आज कांग्रेस में जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ये सिर्फ सत्ता की लोलुपता के कारण आ रहा है। वो बात सरदार पटेल जी करेंगे निश्चित रूप से, लेकिन विचारधारा उनको तो नेहरू जी की विचारधारा के साथ चलना है।
ये एक सत्य है, इसको आप जुटला नहीं सकते हैं। सत्ता प्राप्ति के लिए ऐसा वो करेंगे ही करेंगे। और जहां तक बात है जनता दल यूनाइटेड, देखिए हमारी पार्टी समाजवादी सिद्धांतों के साथ चल रही है। एनडीए के साथ हम पूरी तरह से मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं और माननीय नीतीश कुमार भी समाजवाद के सिद्धांत के अनुरूप से राष्ट्रवाद के साथ समाहित करके हम अपनी पार्टी को विमला जी समय समाप्त हो आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए समय समाप्त हो गया है। चलते चलते अजय त्रिपाठी जी आपका इसमें एक टिप्पणी। राकेश जी, आपके सवाल का उत्तर मैंने निशिकांत पांडे जी से पूछा था, जो स्टेडियम का नाम बदला था, लेकिन आपने भी सुना होगा पांडे जी ने बड़ी चतुराई के साथ उत्तर नहीं दिया। अजय जी चलते चलते स्वाभाविक रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या कोई भी राजनीतिक दल, जब उनके अपने लोग होते हैं तो उनको याद किया जाता है और करते परंपरा चली आ रही हिंदुस्तान में। मुद्दा सिर्फ यही था कि जब आप ऐसा करेंगे तो सवाल तो उठेंगे, उन सवालों को आप नहीं रोक सकते। ये प्रक्रिया प्रचलन में चलती ही रहेगी। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया है। निशिकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। राजन जी आपका, विमलन जी आपका, अजय जी आपका, अमित जी आपका और राकेश जी आपका हमारे साथ जुड़े और अपना अमूल्य समय देने। तो आज हमने चर्चा की कांग्रेस के उस राष्ट्रीय अधिवेशन की जो सरदार पटेल की भूमि पर आयोजित किया गया। लिहाजा अधिवेशन के केंद्र में सरदार पटेल ही नजर आए। यहां कांग्रेस ने साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं कि वो एक बार फिर से सरदार पटेल की उस विरासत को अपनाना चाहती है जिसे कथित तौर पर भाजपा ने हाईजैक कर लिया है। कांग्रेस ने खुले मन से आजादी के झंडा बरदार हमारे सरदार का नारा भी बुलंद कर दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि देश के महापुरुषों से जुड़ी जो धारणा लोगों के मन में बस चुकी है, क्या कांग्रेस उसे बदल पाएगी? जिस धारणा को बनाने में भाजपा को करीब 2 दशक का समय लगा, उसे बदलने में कांग्रेस को कितना समय लगेगा? क्या 2027 में होने वाले गुजरात चुनाव में कांग्रेस कोई कमाल कर पाएगी? क्या कांग्रेस का अधिवेशन गुजरात कांग्रेस में नई जान फूंक पाएगा? ऐसा होना नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी हो पाएगा। शायद ये मुमकिन भी नहीं है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।